हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेप अप जी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एटम्स का चैप्टर फिनिश कर दिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियर। अब से पहले हमने जो भी दो चैप्टर्स पढ़े हैं उसके अंदर हमने न्यूक्लियस के बाहर की बात की है। न्यूक्लियस के अंदर की हमने सिर्फ इतनी बात की है कि भाई उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होता है और उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं। इसके और एक छोटा सा साइज होता है, सेंटर में होता है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ा था, है ना। उसके अलावा सिर्फ हम क्या कर रहे थे, न्यूक्लियस के बाहर की बात कर रहे थे। तो आज न्यूक्लियस के अंदर की बात करते हैं। तो सपोज दिस इज योर एटम एंड दिस इज योर न्यूक्लियस। तो अगर इनका साइज का डिफरेंस देखूं, अगर एटम की रेडियस, एटम की साइज की बात करता हूं तो ये अप्रॉक्सीमेट होगा 10⁻⁻10 मीटर के अप्रॉक्स। वहीं पे अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, सो न्यूक्लियस अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻15। मतलब ऑलमोस्ट कितना डिफरेंस आ रहा है भाई, 10⁵, यानी कि 1,00,000, 1,00,000। तो अगर एग्जांपल लूं, सपोज मेरे पास एक टेनिस बॉल है, उसको मुझे एज अ न्यूक्लियस मानना है। तो भाई मेरी एटम की पेरीफेरी कितनी दूर होगी, तो अप्रोक्सीमेट उसका साइज मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर उसका डाया मान सकते हैं, है ना। एक हमने टेनिस बॉल लिया और उसके अगर मैं 10 किलोमीटर चारों तरफ चला जाऊं और वहां पे जाके मैं पॉइंट्स बनाने लगूं और वहां पे जाके मैं उस सर्कमफेरेंस को एक साथ जोड़ूं, तो मेरे पास क्या मिलेगा, एटम की फेरी। समझ रहे हो, 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर पीछे, है ना। और एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज आप जिस रूम के अंदर हो, कोई भी एक नॉर्मल रूम का साइज ले लीजिए, उसके अंदर एक निडल रख दूं, तो निडल आपका क्या रिप्रेजेंट करेगी, न्यूक्लियस। और जो आपको पूरा रूम होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एटम को। तो समझ रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है साइज में, है ना। तो जी अब स्टार्ट करते हैं कि भाई जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इनको क्या बोलता हूं मैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है जी। अब एक बार प्रोटॉन्स, वैसे हमें पता है लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए, है ना, कि भाई प्रोटॉन्स क्या होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स। फालतू नहीं पढ़ेंगे, जितना आपके लिए जरूरी है ना, टू द पॉइंट, है ना। आपका चार्ज कितना होता है प्रोटॉन्स का, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना पॉजिटिव, है ना। सेम किसके ऊपर था, इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन क्या होता है, नेगेटिव। अगर मैं बात करूं चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन तो वो होगा 0। आपने अब से पहले जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर लेते हो, लेकिन अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपको पता होता तो डेसिमल्स में ही है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट सेम ले लेते, लेकिन कौन ज़्यादा हैवियर है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तो हमें पता है कि भाई प्रोटॉन हैवियर, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन हैवियर है। तो देखो एक बार मैं एक्यूरेट मास लिखता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6726 × 10⁻⁻27 kg। ये क्या हुआ आपका मास ऑफ प्रोटॉन, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, 1 AMU। और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6749 × 10⁻⁻27 kg। तो यहां से आपको दिख गया कि भाई न्यूट्रॉन इज मोर हैवियर, थोड़ा ही, लेकिन है हल्का सा हैवी है। और इसको भी मैं अप्रोक्सीमेट 1 AMU के बराबर ले सकता हूं जी। ठीक है, अब एक बार इसको रब कर लेते हैं। तो अगर यहां से मैं बात करूं एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, है ना, तो भाई वो कितना होता है, वो होता है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू 1 AMU। क्या है, एटॉमिक मास, है ना। तो नोट कर लेना फॉर्मूला, वैसे आपको पता ही होगा, है ना। अब एक बात करते हैं कि भाई रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। सपोज करो कि आपका एलिमेंट है ना, और मुझको ये रिप्रेजेंट करना है ZA। तो ये Z क्या होता है, A क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहीं पे ले लेते हैं एग्जाम्पल O816।
ऐसे ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो भाई यहाँ पे जो Z है ना आपका, Z क्या है आपका, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो किसके बराबर होता है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। वो किसके बराबर होता है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, है ना। क्योंकि आइडियली तो अगर मैं नॉर्मल एटम उठाऊंगा तो भाई वो स्टेबल होता है, मतलब वो उसका कोई चार्ज नहीं होता है। अगर चार्ज नहीं होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल उसके अंदर से मैंने कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया है या फिर कोई अलग से ऐड नहीं किया है ना। तो एटम अगर न्यूट्रल है, रहता है नॉर्मल स्टेट में, तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होना पड़ेगा, और वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ आपका एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या होता है, अभी आपको लिख दिया क्या मैंने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे भाई, इसको मैं n से डिनोट कर लूँ क्या, इसको मैं क्या p से डिनोट कर लूँ क्या, तो n क्या आएगा आपका a माइनस p, या फिर a माइनस z भी कर सकते हो आप, है ना। क्यों भाई, क्योंकि जो आपका प्रोटॉन्स है किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला निकल गया। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि भाई इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आएंगे भाई 8। अगर मैं बात करूँ यही किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, यही किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के। मैं बात करूँ भाई इसका क्या होगा, इसका न्यूट्रॉन्स निकालो, तो इसके न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। या फिर अगर और ज़्यादा रिलेवेंट करूँ मैं, तो भाई आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, सिर्फ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन, ठीक है, इन्हीं से भरे हुए हैं। और इन टोटल का सम क्या है, एटॉमिक मास, दैट इज योर व्हाट, A। और आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है किससे, Z से, पता है ना भाई। और आपको क्या निकालने हैं, न्यूट्रॉन्स, तो निकाल सकते हो आप, कितना होगा A माइनस Z, इजिली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं, समझ में आगे होगा इतना तो। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई के ऊपर, तो हेडिंग लगा लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। तो सबसे पहले क्या होता है आपका, आइसोटोप्स, है ना, पता होगा आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से पढ़ते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have same atomic number, पूरा लिख देता है ना, एटॉमिक नंबर, वैसे शॉर्ट फॉर्म में NO डॉट लगाते हैं, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एग्जाम्पल देखते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, पढ़ा हुआ है ना। ये क्या है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, इनके सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, देख रहे हो 1 2 3। तो इधर से एक चीज़ और बोल सकता हूँ कि अगर मुझे किसी एटम को पहचानना है तो उसका एटॉमिक मास से नहीं पहचान पाऊंगा, मैं किससे पहचान पाऊंगा, उसके एटॉमिक नंबर से। देख रहा है, एटॉमिक मास तो भाई सेम हो सकता है, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर की बात करूं तो अगर एक बार डिफाइंड हो गया कि भाई 1 है तो वो बता देगा भाई हाइड्रोजन है। अगर मैं बोलूं भाई 2 है तो बता देगा वो हीलियम है। समझ रहे हो ना आप, कि अगर किसी एलिमेंट को या किसी एटम को पहचानना है तो भाई किससे पहचानूंगा मैं, Z से, उसके Z से। तो इस बात को आप ध्यान रखना। एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737, ठीक है जी। और एग्जांपल ले सकते हैं 1816, O817, O818, ये भी क्या है आपके आइसोटोप्स। अब एक ये तो होगी आपकी सिंपल डेफिनेशन। अब कई बार बुक्स के अंदर ये वाली डेफिनेशंस भी लिखी हुई होती है, एटम्स ऑफ
same element whose nuclei have same number of protons but different number of न्यूट्रॉन्स। देखना भाई, अरे भाई ये वाली तो पढ़ रखी है लेकिन ये नहीं पता ये कहाँ से आई। तो देखो डेफिनेशन दोनों से, आप खुद देखो, जिसके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, भाई सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि एटॉमिक नंबर, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम भाई फिक्स कर लो, आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर सेम तो आइसोटोप्स क्या कह रहा है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखो भाई आपका जो मास नंबर है या फिर एटॉमिक नंबर है जो ए है वो किस किस से बना हुआ है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। तो उसने बोला भाई सबके लिए प्रोटॉन सेम है, और मुझे पता है भाई आइसोटोप्स के अंदर एटॉमिक नंबर क्या होता है, सॉरी एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो भाई आपको न्यूट्रॉन्स जो है सब जितने भी एलिमेंट्स उठ के आए हैं उनका सबका क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो एटॉमिक मास डिफरेंट होगा भाई, तभी तो डिफरेंट एटॉमिक मास आएगा। तो इसलिए इसने थोड़ा सा और साइंटिफिक वे में बोल दिया ना, ये सिंपल सादा लैंग्वेज है, थोड़ी सी साइंटिफिक लैंग्वेज है ना। क्या, एलिमेंट्स हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा यार एक क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है कि भाई जो एटॉमिक, किसी का भी एटॉमिक मास जो होता है वो होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू 1 AMU। ऐसे तो बोल रहा हूँ जैसे ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, तो भाई नॉर्मल एलिमेंट की बात करूँ मैं तो भाई इसका एटॉमिक मास कितना बोलूँगा मैं, 16 AMU। अच्छा 1 AMU कितना होता है आपका, 1 AMU नोट कर लेना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg कर लेना है ना, स्टार बना के कहीं पे भी आप लिख सकते हो। तो भाई कई बार क्या होता है, आपने भी देखा होगा कि भाई क्लोरीन जो है, क्लोरीन का मास एग्जैक्ट कितना आता है, (35.5). अब यार इधर से सोचो कि यार प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पर वो आधे तो होंगे नहीं, क्योंकि बता रहा है 35.5 AMU, मतलब क्या है ये 35.5 क्या है, ये तेरे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होंगे, 0.5 वाली बात कहाँ पे आ रही है, फॉस्फोरस और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर ऐसे पॉइंट्स में आते हैं। तो भाई ये 0.5 क्या दर्शाना चाह रहा है कि भाई हाफ है क्या कोई भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, लेकिन यार ऐसा तो होता नहीं है, हाफ तो होते नहीं है। तो इसको समझते हैं यार ये कैसे आ रहा है, एक बार रब करते हैं, है ना। आप खुद भी सोच सकते हो, इतना मैं रब कर रहा हूं। देखो कोई भी एलिमेंट का मैंने सैंपल कहीं से भी उठाया है, तो ये जरूरी नहीं है कि भाई मुझे Cl17 और 35 वाला मिलेगा, इट इज नॉट नेसेसरी। मुझे क्या मिलेगा भाई, दोनों का कॉम्बिनेशन जो भी एग्जिस्ट करते हैं दोनों का क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा, प्लस इनकी अबेंडेंस भी होती है। सपोज करो मैंने 100 ग्राम ऑफ क्लोरीन कहीं से, रॉक क्लोरीन कहीं से उठाया है, तो उस सैंपल के अंदर जरूरी नहीं है कि भाई ये ज्यादा होगा या फिर ये ज्यादा होगा, उसके अंदर एक अबेंडेंस होती है कि कौन से वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, कौन से वाले ज्यादा मिल सकता है। अबेंडेंस का मतलब है कोई चीज कितनी इजीली मिल सकती है। तो 100 ग्राम के अंदर ये देखा गया कि ये ज्यादा मिलता है, ये कम मिलता है, ये 75% मिलता है, अप्रोक्सीमेट है ना, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं। तो वहां पे बताया गया है कि एक एवरेज एटॉमिक मास आता है जो कि होता है आपका N1A1 प्लस N2A2। N इज व्हाट, N1 इज व्हाट, फ्रैक्शन ऑफ अबेंडेंस ऑफ आपका, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। अच्छा A1 A2 से डिनोट तो कर रहे हैं तो दिक्कत ही नहीं है। A1 अबेंडेंस मतलब कोई चीज कितनी इजीली मिल पा रही है, इतना समझ लिया ना। तो N2 भी आप ऐसे डिनोट कर लोगे, फ्रैक्शन ऑफ अबेंडेंस ऑफ A2। और अगर आपकी बात करूं मैं A1 की, तो ये क्या है, एटॉमिक मास ऑफ A1। A2 क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ A2।
इसके तो 2 आइसोटोप है, मे बी किसी के 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो सकते हैं। तो N3A3 प्लस N4A4 जहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो एक बार इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। हाँ जी, तो कितना आएगा इसका A 35 इंटू 75/100, फ्रैक्शन निकालना है ना, प्लस क्योंकि दोनों को जोड़ के 100 आ जाएगा ना, तो उसका फ्रैक्शन 75/100, तो 37 इंटू 25/100। तो जब आप इसको एक बार कैलकुलेट कर लेना तो आपका जो एवरेज आंसर आएगा ना अप्रोक्सीमेट, वो 30.55 ही आएगा। इसलिए बहुत सारे एलिमेंट्स के क्या आते हैं, आंसर पॉइंट में आते हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं, दैट इज योर आइसोबार। आइसोटोप समझ में आ गए कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बात करते हैं आपका सेकंड आइसोबार, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग same atomic mass but different atomic number। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार, N1714 C614। तो आप देख रहे हो कि भाई नाइट्रोजन और ये कार्बन क्या है, दोनों आपस में क्या है, आइसोबार है। तो भाई इनके जो अभी बोला है एटॉमिक नंबर क्या है भाई, डिफरेंट है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देख रहे हो आप, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक मास क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गए, आइसोबार। अच्छा, ये तो हमने सिंपल डेफिनेशन, पिछले वाले में भी हमने एक बार सिंपल डेफिनेशन करी थी, एक बार इसकी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स having same number of nucleons but different number of neutrons and protons। तो ये भी आपको अब समझ में आ गई होगी, है ना। कहीं पे अगर ऐसा आ जाए कि भाई आइसोटोप क्या होता है और उधर पे लिखा है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये वाली डेफिनेशन तो आप ये समझ लो 10th वाली है, ये तो कभी नहीं आने वाली। ये तो आपको रिलेट करने के लिए कि भाई पहला वाला भी जो था वो सही था, लेकिन ये उसको क्या किया, मॉडिफाई किया और टेक्निकल वे में लेके गए हैं, है ना। क्या होते हैं से पहले तो आप अगर 1-2 एग्जाम्पल याद कर लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, है ना। उधर से आप खुद भी डेफिनेशन बना सकते हो कि भाई इसके अंदर जो है आपके सेम नंबर ऑफ क्या है, न्यूक्लियॉन्स सेम है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन कितने होंगे प्रोटॉन कितने होंगे वो डिफरेंट है। वो आपको इधर से पता लग रहा है कि क्योंकि दोनों का Z अलग है, दिख रहा है इधर से। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं, आइसोटोन्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट elements whose number of neutrons are same। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेरिलियम 37, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, सॉरी लिथियम 37, बेरिलियम 48, ठीक है जी। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। तो अगर इनका आप n निकालो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो होगा आपका A-Z। तो देखो ना दोनों का 4 आएगा, 7-3 या 8-4। तो जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है वो क्या है, आपके आइसोटोन्स हैं।
तो ये हमने इनकी 3 क्लासिफिकेशंस पढ़ ली, कौन सी? आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोटोप्स, तीनों पढ़ लिए है ना। अब पढ़ते हैं इनके शेप, साइज और डेंसिटी के बारे में। भाई हमें एटम का शेप पता है, हमें उसकी हमने रेडियस वगैरह सब कुछ निकाल रखी है, लेकिन इसकी न्यूक्लियस की कितनी होगी भाई? तो अब बात करते हैं शेप, साइज एंड डेंसिटी। पहला टॉपिक उठाते हैं शेप। तो इन्होंने बोला कि भाई जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो न्यूक्लियस को क्या मानेंगे? स्फीयर मानेंगे। क्या मानेंगे? स्फीयर। लेकिन एक्चुअली उसके अंदर वो एग्जैक्ट स्फीयर नहीं होता है, उसके अंदर कुछ 10% का क्या होता है? डिस्टॉर्शन होता है ना। वो एग्जैक्ट स्फीयर नहीं होता, लेकिन हम उसको जब थ्योरेटिकल वे में या फिर एक्सपेरिमेंटल वे पे जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या मानते हैं? उसको स्फीयर मानते हैं। और हमें पता होता है कि भाई वो 10% उसके अंदर डिफेक्ट है, कि वो सर्कुलर नहीं है ना। तो उधर से हम कैलकुलेशंस को क्या कर लेते हैं, बाद में अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सर्कुलर मानने से मेरे पास इजी होता है कैलकुलेशन निकालना, और उसके हिसाब से फिर मैं 10% एरर के हिसाब से मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये क्या होता है? डिस्टॉर्शन लिख लो आप। अगर एक स्फीयर लूँ और उसको मैं 10% डिस्टॉर्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट आपका न्यूक्लियर का जो साइज होगा या फिर उसका जो शेप होगी उसका अकॉर्डिंगली दिखेगा। अगर मैं बात करूं सेकंड, आपका है साइज। तो जी अब एक बात बताओ, आपके पास एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है 1H1, और मैं वहीं पे बात करूं आपके पास एक क्लोरीन का है C17 35.5 या 35 ले लेते हैं अभी के लिए, इसका एक आइसोटोप उठाया मैंने। वैसे अभी हम अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो 35.5 लेते हैं, लेकिन अगर मैं एक आइसोटोप उठाया मैंने क्लोरीन का Cl1735, तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस के बारे में, क्या दोनों का न्यूक्लियस साइज क्या सेम होगा? ऑब्वियसली नहीं भाई। इसके अंदर क्या है? सिर्फ भाई एक प्रोटॉन पड़ा हुआ है, इसके अंदर कितने हैं? 35 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा साइज में। तो अभी बात करते हैं, तो इधर से पहली बात लिख लीजिए, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो मतलब कि अगर मैं उसको V से रिप्रेजेंट करूँ, V इज प्रोपोर्शनल टू A। वॉल्यूम कितनी होती है आपकी? 4/3 pi r³ is proportional to A. It means R is proportional to A to the power 1/3। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूँ तो मेरे पास एक कांस्टेंट आता है, R इक्वल्स टू R0 A to the power 1/3। तो आप ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, इसको आप नोट करके लीजिए, जहाँ पे R0 की वैल्यू कितनी है आपकी? वेयर R0 इज 1.2 फर्मी। अब ये फर्मी कितना होता है? फर्मी होता है आपका, अगर मैं 1 फर्मी की बात करूँ तो होता है आपका 1.2 तो ऑलरेडी लिख लिया, 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। तो अब इन 2-3 पॉइंट्स को क्या लग ले, नोट करके रख लीजिए। तो यहाँ पे किसकी बात होगी? आपकी साइज की बात होगी, है ना। अप्रोक्सीमेट तो हमने निकाल लिया भाई, कितना होता है उसका? 10⁻⁻15 फर्मी के आसपास किसका क्या होता है? न्यूक्लियस का साइज होता है। ये क्या बता रहा है आपका? रेडियस का रिलेशन निकाला है अभी हमने यहाँ पे, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं डेंसिटी की तरफ। अब जी आप एक बात बताइए, किसी की भी डेंसिटी हमने बहुत पहले से पढ़ते हैं, क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो लिख लेते हैं भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो जी मास कितना होता है? मास हमने निकाला अभी A × 1 AMU,
अपॉन वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब। और अभी हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला था, कितना था r इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। तो पुट कर दीजिए a इंटू 1 AMU 1 AMU अपॉन 4/3 पाई, व्हाट इज योर r? r इज योर आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3 का होल क्यूब। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा a इंटू 1 AMU अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। सो आपका a से तो a कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको आर नॉट की वैल्यू पता है 1.2 फर्मी। जब आप इसको पुट करोगे तो आपके पास एक आंसर आएगा जो कि क्लोज टू 2 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी देख रहे हो आप न्यूक्लियस की 2 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। अगर मैं वहीं पे बात करूँ, अगर मैं वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करूँ तो होती है आपकी 1000 या फिर 10 टू द पावर 3 में ही लिखते हैं 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। देखना भाई डेंसिटी कितना डिफरेंस है भाई, ये 10 टू द पावर 14 का। समझ रहे हो कितना ज्यादा डेंस है हमारा न्यूक्लियस। इसलिए तो उसने अल्फा पार्टिकल जैसे स्ट्रॉन्ग पार्टिकल जो कि मतलब बहुत ही स्पीड से आ रहा था, लेकिन फिर भी उसको अगर तुम सेंटर पे कोलाइड करे तो 180 डिग्री पे वापस भेज दिया था भाई। समझ रहे हो आप? तो इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा डेंस है। कौन? न्यूक्लियस। वाटर के साथ कंपेयर कर सकते हो, वाटर कितना डेंस होता है आपका और ये कितना डेंस होता है। इधर से एक चीज और क्लियर होगी भाई कि जो आपकी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होती है वो ए पे डिपेंड नहीं कर रही। आप खुद देख लो कितना आ रहा है। अगर ए से उड़ा दूं तो 1 AMU अपॉन 1 AMU की वैल्यू पुट करी होगी मैंने इधर पे, तो 1 AMU की वैल्यू पुट कर रहे हो आप आर नॉट की, जो कि सबके लिए फिक्स है। 1 AMU सबके लिए फिक्स है, लेकिन ए तो क्या है? क्या यहाँ पे मैंने कहीं भी एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास का यूज किया? नहीं किया। इसका मतलब ऑलमोस्ट है ना, इन जनरल बोल सकता हूं मैं कि भाई आपकी डेंसिटी ऑफ एवरी न्यूक्लियस विल बी सेम। वो आपका हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो या आपको कोई भी और एलिमेंट हो, है ना, तो सबके लिए क्या होगी? डेंसिटी सेम होगी। कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली है 2 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब बाकी का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और देखते रहिए स्टेप अप जी। थैंक